पौधों में संवहन 14वां अध्याय में हम आ चुके हैं, वर्ग सप्तम से विज्ञान में। संभवतः ये अंतिम वीडियो है, संभवतः नहीं, निश्चित रूप में ये अंतिम वीडियो हम कर देंगे वर्ग सप्तम से विज्ञान का। पौधों में संवहन पहला है, पौधों में जल व खनिज पदार्थ का अवशोषण। पौधों में जल व खनिज पदार्थ का अवशोषण डॉट 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 के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? तो आंसर होगा मूल रोम। मूल रोम के द्वारा होता है। देखिए, पौधों में चूंकि जल के द्वारा संवहन होता है, जल और खनिज लवण पौधों के पत्ती तक जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। लेकिन मूल रोम जो है ये हम लोग अगर एक पेड़ बना लें, इसको ये अगर जड़ है, इधर तना, ये तना और ये पत्ती भी चले, तो इसमें प्राइमरी के बाद सेकेंडरी रूट जो होता है, जड़ सेकेंडरी, और वहां पे तब रुएदार थोड़ा थोड़ा ये छोटा छोटा होता है, जिसे हम लोग मूल रोम बोलते हैं। इसी मूल रोम से ये सब में होता है। और जब तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तक होता है, मतलब ब्रांच जो फूटता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन उसके बाद जो होता है वो मूल रोम होता है, जिससे यह निरंतर विकास करते रहता है और आगे बढ़ता रहता है। चूंकि जड़ बढ़ते रहता है तो शुरुआत में, लेकिन इसका काम है कि जमीन में नमी यानी पानी और पानी में उपस्थित खनिज लवण को अपने अंदर कर लेना। तो इसका आंसर पौधे में जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। ठीक, 2 नंबर में आ जाए, जल और खनिज पदार्थ का संवहन डॉट 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 ऊतक द्वारा होता है। तो इसमें हो जाएगा जाइलम। जाइलम ऊतक। देखिए, संवहन ऊतक मतलब ढोने वाला। तो संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो ये जाइलम के द्वारा। तीसरा नंबर, पौधों में भोजन का संवहन के लिए तो निश्चित रूप में डॉट 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 नामक ऊतक होता है, तो फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा। अब आ जाए, थोड़ा सा ये देखें कि संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम जो जाइलम जो होता है वह जल का प्रवाह करता है, जबकि फ्लोएम भोजन मतलब इसको हम फूड कह दें, फूड कहें तो 2 नली है। तो जाइलम जो है, देखिए, जॉ फॉर जाइलम, जॉ फॉर जल, जॉ से जाइलम, जॉ से जल, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड। ये याद रखना होगा और बेहद आसान है। जॉ शब्द यानी जाइलम, और दूसरा तो है ही फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड का संबंध। अब जाइलम का दिशा किधर होता है? तो पानी को जमीन से लेकर पत्ती तक पहुंचाता है, तना के द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो वहां जो पहुंचाता है, तो दिशा देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर, और पत्ती में भोजन बनता है, वहां से सभी अंग में जाता है, तो जड़ तक भी जाता है, तो ऊपर से नीचे की ओर इसकी दिशा है। तो ये कहे कि संवहन का काम है ढोना यानी चलना, आगे ले जाना। तो कहे फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, जॉ से जाइलम, जॉ से जाल, जॉ से जाइलम, जॉ से जाल, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड। ये ट्रिक है। तो जज याद रखेंगे इसमें, यहां पे जो याद रखने की सिर्फ सिंपल सी बात है, जज
जज अगर हमें याद रखेंगे तो इसमें हमें क्लियरेंस हो जाएगा। तो आते हैं अगले सवाल पर। 4 नंबर, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ग्लूकोज जब बनता है तो साइड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है, और वो जल और ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा वो वातावरण में जाता है। तो गैस तो मिश्रण गति के द्वारा निकल जाता है, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ जाता है वातावरण में। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी वाष्प का उत्सर्जन माने बाहर फेंकना। और उत्सर्जन हम कहते हैं कि शरीर के बेकार पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो क्या पानी बेकार पदार्थ है क्या? हाँ, पत्ती के लिए है, क्योंकि पत्ती का काम, पत्ती के लिए वो बेकार पदार्थ हो गया, इसलिए उसे बाहर कर दिया। और जरूरत जो जल के द्वारा तो आ ही रहा है लगातार, तो इधर बाहर निकलेगा तो न जल के द्वारा पुनः ऊपर आएगा। एक संबंध का एक प्रक्रिया है, उतना डीप नहीं जाना सक्षमता के दृष्टिकोण से। हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 23, सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास वर्ग 1 से लेकर 8 तक 23वां वीडियो में आ चुके हैं। सप्तम से विज्ञान, विज्ञान विषय सप्तम का यह अंतिम वीडियो है। पाठ 14 से प्रारंभ है, प्रश्नोत्तरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, त्वरित रूप से हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसके बाद और थोड़ा फास्ट मोड और करेंगे, और हमारी इच्छा 2 चीज है, एक हिंदी ग्रामर और मैथ में कोई क्लास नहीं होगा, क्लास वाइज नहीं, वो मतलब जनरली एक तरीके से इसको प्रयास करेंगे समाहित करने का, थोड़ा सा लास्ट में इंग्लिश। तो तेजी से आगे चलें। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। अगला चैप्टर है जीवों में श्वसन, 15वां अध्याय। 5वां, अंतः श्वसन के समय पसलियां। जीवों में श्वसन, सांस लेते हैं हम लोग, तो अंतः श्वसन के समय पसलियां क्या होता है? बाहर की ओर गति करती है, ख नीचे की ओर गति करती है, ग ऊपर की ओर, और ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, घ गति बिल्कुल नहीं करती है। जरा सा गौर करें, हम लोग जब सांस लेते हैं ना, देखिए सांस ले रहे हैं तो फिर से देखें, सांस जब हम लेते हैं ना, मेरे हाथ पर ध्यान रखें कि किस दिशा की ओर जाता है, यानी ऊपर और बाहर की दिशा की ओर। जरा ख्याल रखेंगे, सांस लेने में ये पसली जो हड्डी पसली नहीं करता है, मारेंगे ऐसा ना कि पसलियां तोड़ देंगे, हड्डी पसली सब तोड़ देंगे, तो भैया तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, ये पसली है। इसकी दिशा देखें, सांस जब हम लेते हैं तो हाथ पर ध्यान दें, यानी छाती फूलता है, पसली ऊपर की ओर, ऊपर और आगे, यानी इस तरह चल रहा है। जबकि सांस अब छोड़ेंगे, अगला सवाल में आएगा वो भी देखना, सांस जब छोड़ते हैं श्वसन को तो नीचे और अंदर की ओर, और जब सांस लेते हैं तो ऊपर और बाहर की ओर, यानी तिरछा ऊपर जाता है, इस तरह होता है। और जब सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो आंसर देख लीजिए, तीसरा नंबर चिल्ला के करा, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ये आंसर। आगे चले, 5वां, हाँ, उच्च श्वसन के समय पसलियां, यानी सांस जब छोड़ते हैं तो देखिए श्वसन में अलग अलग है, खंड है, तो सक्षमता के दृष्टिकोण से अंदर नहीं जाना है यहाँ पे ही। तो उच्च श्वसन के समय पसलियां को नीचे और अंदर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ग ऊपर की ओर गति करती है, घ बाहर की ओर गति करती है। तो पहले बोले कि सांस
सांस जब हम छोड़ते हैं तो सांस, फिर वही बोले कि सांस जब छोड़ते हैं तो नीचे और अंदर की ओर, तो देख लीजिए नीचे और अंदर की ओर गति करती है। तो पहला ऑप्शन हो गया ये, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। तो आगे आ जाए क्वेश्चन संख्या 7। मछलियों में श्वसन के लिए अंग है। मछलियों में श्वसन के लिए अंग है क फेफड़ा, ख त्वचा, ग श्वसन श्वासरंध्र, घ गलफड़ा। तो आंसर हो जाएगा गलफड़ा। मछली जब श्वसन क्रिया करती है तो वो श्वसन क्रिया क्या है कि पानी में चूंकि ऑक्सीजन घुलित रहता है और ऊपर भी आता है तो आ करके मुंह में लेता है और गलफड़ा में भेज देता है। तो यानी भोजन और ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाता है और शेष पानी इधर से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए गलफड़ा से श्वसन लेता है। तो मछली में श्वसन के लिए अंग है गलफड़ा। अगला चैप्टर 16वां प्रकाश। 8। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह ... प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये वास्तविक होगा। अब ये वास्तविक आगे आएगा, आभासी, समतल, ये सब थोड़ा सा समझाने में ज़्यादा वक्त निकल जाएगा, उतना जरूरत भी नहीं है, बस यहीं से हमें वापस आ जाना है। तो इसलिए ये समझ लें कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। 9वां है उतल दर्पण ... प्रतिबिंब बनाता है। उतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 10वां नंबर, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण ... होगा। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण ... होगा। तो वो हो जाएगा समतल। 9, 10, 11, चले 11 नंबर, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी कहलाता है। ... यानी कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह ... कहलाता है, यानी आभासी कहलाता है। 12 नंबर, इसमें ना तो फिल इन द ब्लैंक्स है और ना ही ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ये एक पॉइंट है, पॉइंट को हमने रखा है कि समतल दर्पण सीधा तथा वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण सीधा तथा वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनाता है। 13वां नंबर, उत्तल दर्पण सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, समतल दर्पण समान आकार का बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण वो आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 13वां, चले आगे 14वां में, अवतल दर्पण दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण दंत चिकित्सक उपयोग करता है। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दांत, नाक, कान, मुंह जो भी देखते हैं और वहां देखते हैं लेंस लगा के देखते हैं जो, तो वो लेंस होता है अवतल दर्पण। केवल दांत में नहीं, नाक, कान, गला जो भी देखते हैं उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चले आगे, अवतल दर्पण में ही उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। 15वां, उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। चले आगे है, इसमें आगे पौधों में जनन, 17वां अध्याय, पौधों का जनन अंग। पौधों का जनन अंग कौन? तना, खजर, फूल, पत्ती, कौन होगा? तो पौधों का जनन अंग वो फूल होगा।
17वां, परागन का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क निषेचन, ख परागन, ग जनन, घ फल का बनना। तो ये परागन की क्रिया कहलाता है, परागन की क्रिया। 18वां, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है। क फल में, ग बीज में, ग पुंकेसर में, घ जड़ में। तो ये बदल जाता है बीज के रूप में, यानी परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होता है, यानी भ्रूण जब विकसित हो जाता है तो वो बीज का रूप ले लेता है। 19 नंबर, नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है। क्या कहलाता है? नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है। क परागन, ख निषेचन, ग जनन, घ बीज निर्माण। क्या कहलाता है? तो ख नंबर हुआ निषेचन कहलाता है, यानी नर एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम चर्चा करना चाहेंगे कि जनन जनकों द्वारा संतति उत्पन्न, जन्म देना। देखिए इसकी परिभाषा कई हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल भाषा में बोला कि जनकों द्वारा, यानी जनक यानी माता पिता के द्वारा अगले पीढ़ी को, नई संतति को जन्म देना अपने जैसा, वही जनन कहलाए। जनन को दो प्रकार हम लोग रखते हैं, जनन को दो प्रकार में रखे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि लैंगिक जनन वो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए अलैंगिक जनन जिसमें कि एक ही जनक भाग ले, माता पिता दोनों की जरूरत नहीं, एक। अब जैसे कैसे होगा, पेड़ पौधा में जड़, कोई जड़ एक काट ले, उखाड़ लेते हैं, कहीं लगा देते हैं तो नया पौधा हो जाता है। छोटा सा टुकड़ा भी काट के हम लगा देते हैं तो वो लग जाता है, नया पौधा बन जाता है। तना कलम काटते हैं तो उसका भी कहीं लगा दें तो वो लग जाता है, गुलाब का, नींबू का और वगैरह वगैरह, आम का भी। कई ऐसे पत्ती को भी, पत्ती से भी नया पौधा निर्माण होता है, ब्रायोफाइटा में। जड़, तना, पत्ती, टहनी, सबों से। तो ये अलैंगिक जनन में आ गए। अब ये अलग अलग तरीके से होते हैं कि विखंडन होता है, मुकुलन होता है और पुनर्जनन होता है। ये इसके टाइप्स हैं। अब लैंगिक जनन में दोनों जनक, माता एवं पिता का होना अनिवार्य है। यह फूल में भी, और इससे बीज का निर्माण होता है और उसके द्वारा अगले संतति का निर्माण होता है, अगले अगले बच्चे या संतति का निर्माण होता है। तो ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है। आगे चले, जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है। 20वां क्वेश्चन है, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? क
रक्तवाहिनियों में ख, कोशिकाओं में ग, ऊतकों में घ, नन। तो आंसर होगा रक्त जो होता कहता है जंतु में किसमें प्रवाहित होता है, तो वो रक्तवाहिनी यानी कि पाइप, दो पाइप है ना, धमनी एवं शिरा, धमनी और शिरा। रक्तवाहिनी यानी धमनी और शिरा, धमनी मतलब आर्टरी और शिरा मतलब वेन। धमनी से आर्टरी जो होता है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। शुद्ध रक्त से तात्पर्य है कि हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हृदय से, हृदय में 4 कॉलम होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, तो ये 4 खटाल है। तो शुद्ध रक्त से मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो शुद्ध रक्त कहलाता है। जबकि शिरा, वेन के द्वारा यह अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, इसको हम लोग मिला के बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि ऑक्सीजन जो हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब जरा देखिए कि धमनी को जब चूंकि उसमें शुद्ध रक्त ले जाता है और पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, तो वह उसका पाइप मोटा होता है और शुद्ध रक्त को ले जाता है। प्रेशर होता है ज़्यादा, तो वो मांस के अंदर वाले भाग में होता है और 5 जगह ये स्किन की ओर आया जाता है। अक्सर देखते हैं डॉक्टर धमनी को ही चेक करते हैं, तो पहला हाथ यहाँ देते हैं या यहाँ देते हैं या यहाँ देते हैं या पैर में यहाँ पे, तो अलग अलग जगह है। तो 5 जगह मात्र वो बाहर आया है, बाकी वो मांसल एरिया में वह प्रवाहित हुआ है धमनी, क्योंकि शुद्ध रक्त लिखा जाता है, प्रेशर होता है। जबकि वेन में अशुद्ध रक्त होता है, तो वह पूरे शरीर से, धमनी हृदय से पूरे शरीर में लेके जाता है, सभी कोशिकाओं में, और वेन जो है अशुद्ध रक्त को पूरे कोशिका से, पूरे शरीर से लाकर हृदय में पहुंचाता है। तो ये हीमोग्लोबिन का कार्य है कि ऑक्सीजन और अब हीमोग्लोबिन की बात क्या बोले, हीमोग्लोबिन करता क्या है, इसको आसान भाषा में देखें। हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है। वो करते क्या है कि जब पचे हुए डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे छोटी आंत में रसांकुर को चूस के ब्लड में भेज दिया जाता है, वही ग्लूकोज। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ग्लूकोज को पकड़ लेता है, ग्लूकोज चल देता है, और हीमोग्लोबिन जो है ग्लूकोज को पकड़ लेता है, खून में ही है, और जाता हुआ कहाँ, हृदय के पास, हृदय में जाके और वहाँ ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन को ले लिया, ऐसे ले लिया, आ जा रहा सब कोशिका को, ओ भैया लेगा, ओ भैया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन कह रही कोशिका कह रहा है सेल कि हाँ हाँ हमको चाहिए, तो ये सेल दे रहा है, उधर से कचरा भी दे रहा है। अब किसी घर पे गए दूध पहुंचाने के लिए, उधर से एक पॉलिथीन दे दिया, भैया इसको फेंक दीजिएगा बाहर। तो वही काम, सभी कोशिका उधर से ऑक्सीजन को लिया, ग्लूकोज को लिया, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, तो इधर कख में ले लिया। और पहले जो कख में ऑक्सीजन को दबा के जा रहा था, तो उस हीमोग्लोबिन का नाम था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसमें ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तब जा रहा है हृदय को पहुंचाने के लिए, हार्ट को पहुंचाने के लिए, तो अब वो उसका नाम पड़ गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा गया उसका नाम। तो वो अब कचरा लेके बाहर जाके फेंक आया, फिर उधर से उसको ऑक्सीजन दे दिया, ले बाबू पहुंचा दे। तो फिर वहां गया, ग्लूकोज को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, और भाई लेगा किसको चाहिए, सब कोशिका मांग रहा है, सब कोशिका को दिया, और उधर से कचरा भी दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर लेके गया। तो नाम वही बदलते रहता है। तो उसका हीमोग्लोबिन का काम खून को लाल रखना और
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूकोज का परिवहन करना, यहां से वहां पहुंचाना। हमारे शरीर में रक्त का परिवहन पाइप के द्वारा होता है। खेत जो हम पटाते हैं ना, पाइप बिछाते हैं ना, उसी तरह पानी का पाइप बिछा हुआ है। जबकि कॉकरोच में पाइप के द्वारा नहीं होता है। खेत पटवन देख लीजिए, एक तरीका होता है पाइप बिछा दिया, एक तरीका क्या है, कोई टुकड़ा में डायरेक्ट पानी चला दिए, अपने मनमाना ढंग से पट रहा है। तो कॉकरोच में मनमाना ढंग से पटता है, उसमें कोई पाइप नहीं है। हम में पाइप है, हमारा खून लाल है क्योंकि हीमोग्लोबिन है। कॉकरोच को मार के जरा देखिए तो लाल होता है? नहीं, वह भी जीव है ना, खून है, बट उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहने के कारण कॉकरोच का रक्त लाल नहीं होता है, नहीं दिखता है, लेकिन रक्त तो है ना। ओपन एरिया में उसका रक्त चलता है, संचरण करता है, जबकि हमारे में पाइप के द्वारा, यानी ये रक्त वाहिनी के द्वारा रक्त संचरण करता है। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये हम लेके 9th 10th में चले गए थे। चले आ जाए वापस 7 में। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? क ऑक्सीजन, ख कार्बन डाइऑक्साइड, ग लाल रंग, घ हीमोग्लोबिन। तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन। इसमें थोड़ा डिटेल और जानना चाह रहे थे, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रही है। जल्दी जल्दी हमें चैप्टर समाप्त भी करना है। 22 में रक्त के वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, गो प्लेटनेस, गो नन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो आंसर हो जाएगा गो नंबर प्लेटनेस। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? आरबीसी, ख डब्ल्यूबीसी, गो प्लेटनेस, घ नन। तो आंसर हो जाएगा प्लेटनेस। 24 नंबर, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है कितने बार? व्यक्ति जब विश्राम की अवस्था में होता है तो कितने बार नाड़ी धड़कता है? क 27 बार, ख 72 बार, ग 82 बार, घ 92 बार। व्यक्ति जब आराम अवस्था में रहता है ना, तो उसका 72 से 80 बार धड़कता है, 72 से 80 बार। तो देख लें, आंसर हो जाएगा ख 72। तो ये आज क्या कहा जाए, चैप्टर समाप्त है। इसमें हाँ एक उत्सर्जन है, इसमें चूंकि है जंतु में रक्त परिसंचरण और उत्सर्जन। उत्सर्जन में एक चीज हम बताना चाहेंगे, पेशाब जो हम लोग करते हैं, यानी कि या मूत्र में क्या चीज होता है? कभी गौर किए हैं? मूत्र जब करता है, एक बार देखिए, लगातार एक ही जगह जब घास वगैरह सब होता है, एक जगह है, और वहां जाके पेशाब लगातार करते हैं ना, तो घास जल जाता है। कोनो गाछ में एक बदमाशी कीजिएगा, एक ठो मकई गाछ में एक बक्टो यूरिया दे दीजिएगा, गाछे सुखा देगा। क्यों? सीमित एरिया में तो उसको भोजन बन के जाता है, और असीमित दे देते हैं तो उसी का प्राण खींच लेता है, यानी जल का संबंध इधर उधर क्या जाएगा, इधर ही खींच अपने ही तरफ कर लेगा, यानी परेशानी में पड़ जाता है और वो डेथ कर जाता है। तो जहां लगातार पेशाब किया जाता है ना, वो एरिया जल जाता है, घास वगैरह सब। क्या होता है उसमें? यूरिया मतलब नाइट्रोजन। तो इसमें आइए हम देखें कि मूत्र में जो होता है, जो जो पदार्थ है उसका नाम देख लें कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें, नाइट्रोजन और पहले जल देख लें। जल होता है, नाइट्रोजन होता है और अपशिष्ट पदार्थ होता है। अपशिष्ट पदार्थ, तो जल जो है ना 95% रहता है।
95% जल और 2.5% नाइट्रोजन होता है और 2.5 तो मूत्र में 95% जल होता है, लेकिन नाइट्रोजन देखिए 2.5% है। यही नाइट्रोजन जो यूरिया का रूप रहता है, यूरिया में नाइट्रोजन ही रहता है, तो यही पौधे को जला डालता है। तो ये मूत्र का था, ये पेशाब, ये जो मनुष्य क्या होता है तो इसमें भी है। और पेशाब की जब चर्चा करें तो ब्लड का सफाई किडनी करता है। किसी व्यक्ति का किडनी अगर फेल कर जाए तो डायलिसिस पर रखा जाता है। किडनी जब फेल हो जाता है तो डायलिसिस के काम, किडनी का काम क्या है जानते हैं? किडनी को रफ भाषा में मेहतर साहब भी बोलते हैं। मेहतर मतलब साफ सफाई। मेहतर से मेरा तात्पर्य ये नहीं है, मेरा तात्पर्य इतना है कि जो साफ सफाई करता, तो वो वाला काम। तो साफ सफाई कर्मी का काम है किडनी का। पूरे कोशिका में, सॉरी, पूरे बॉडी में, ब्लड में जो विषैला पदार्थ बना, यानी हीमोग्लोबिन जो हर कोशिका में गया और वापस जो उधर से कचरा वगैरह सब लेके चलता है, वो हार्ट में डायरेक्ट चल जाता है। वो बीच में किडनी के होते हुए निकलता है और किडनी क्या करता है जानते हैं? सफाई करता है। चालनी है, चालनी। किडनी का काम, आप ढेर पानी पी लीजिए, पेशाब धाय धाय लगेगा। कम पानी पीजिए, पेशाब कम लगेगा। इसको तय किडनी करता है। ज्यादा पानी ब्लड में आ गया तो किडनी उसको पेशाब मार्ग के द्वारा उसको पासिंग दे देता है कि इतने तो जरूरी है, तुम बाहर चल, बाहर चल। यानी पेशाब सही ठीक ठाक हो रहा, पानी जितना पी रहे हैं 5-6 लीटर डेली पीना चाहिए। अगर उतना पानी पी रहे हैं और पेशाब अच्छी तरह से हो रहा है तो मतलब ये कि किडनी सही सलामत है। किडनी पता है हमारे में 2 है, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। किडनी की बात करें, जरा इसको देख लें। हमारे शरीर में 2 किडनी है। कहाँ है पता है? लोग यहाँ बताते हैं ना, यहाँ बताना, आइए दर्द करता है जो, नहीं भैया, किडनी है यहाँ पीछे पोर्शन में, रीढ़ की हड्डी के पास, यहाँ पे। दर्द यहाँ इसलिए होता है कि रेफर पेन होता है। दर्द जो होता है रेफर पेन होता है, हम उस पर ना जाए। एक मनुष्य में 2 किडनी, सीम का बिया देखे हैं? सीम का बिया वही आकार का होता है, साइज भी बहुत छोटा होता है। 2 किडनी। एक बात जान लें, सदैव मनुष्य में एक समय में एक किडनी कार्यरत रहता है। एक किडनी। शादी भी हम देखे हैं 10 ठो 12 ठो क्षमता के हिसाब से जनरेटर चालू कर रख देते हैं। 10-12 रखे हैं, 8 को चल रहा है, 4 को रेस्ट में है। उधर 1 ठो खराब होगा तो 1 ठो ही चालू होगा, दूसरा खराब हुआ फिर इधर दूसरा चालू हुआ। तो उसी तरह ऊपर वाला हमको भी, सबको, मनुष्य को 2 किडनी दिए हैं। एक रेस्ट में रहता है, एक चालू रहता है, जनरेटर शुद्ध करने का। ये जनरेटर बंद, शरीर में कचरा भर जाएगा, तब डायलिसिस पर कम होता है। तो देखिए, अब एक किडनी में, एक किडनी की बात करते हैं, उसमें इसमें करोड़ों नेफ्रॉन रहता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। बॉडी में 2 चीज है, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन और किडनी में नेफ्रॉन। नेफ्रॉन करोड़ों में रहता है, कई करोड़ में। और ये मान लें, अब हम मान के चले कि 100 नेफ्रॉन है, परसेंटेज में करें तो हम पीस में बात करें, 100 पीस है तो 70 पीस ही कार्यरत रहता है और 30 पीस आराम में रहता है। तो एक तो
एक के किडनी काम करता है सदैव, एक किडनी रेस्ट में रहता है। उसमें भी जो एक किडनी काम कर रहा है उसमें से 70% नेफ्रॉन ही कार्यरत होता है, 30% रेस्ट होता है। तो जानते हैं किडनी खराब कब कहा जाता है? देखिए ऊपर वाला सेटिंग किए हुए हैं। एक किडनी, मान लीजिए कि इतना, एक सपोज कल्पना करते हैं कि 30%, 30 ठो मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक 1 से लेके 70, ये 1 नंबर का बंद हुआ तो 71वां नंबर, 2 नंबर खराब हुआ तो 72वां नंबर, 3 नंबर खराब हुआ 73वां नंबर, अगर 10 नंबर तक खत्म हो गया तो 80वां नंबर, 81 नंबर का, 90 नंबर, 20 नंबर का खराब हो गया तो 90, 30 खराब हो गया तो 100वां नंबर, यानी 30 खराब हो गया तो 31 से लेके 100वां नंबर तक ये चालू है। अभी तक किडनी खराब नहीं हुआ है, सॉलिड काम कर रहा है। अब भैया, अब चूंकि 31 से 100 नंबर तक काम कर रहा है, जब यहां 32वां नंबर खराब हो जाएगा तब तो अब 69% न हुआ, 33वां नंबर खराब हो जाएगा तब तो 68 न हुआ। जानते ही खराब क्यों होते जा रहा है? हम लोग नहीं मानते हैं, भोजन, रहन सहन, पानी का कम पीना, इन कारणों से किडनी पर असर पड़ता है, वो खराब होता है। किडनी का खराब होना एक और कारण है। चीनी रोग जब हो जाता है तो हाई डोज जो टेबलेट एंटीबायोटिक जो पड़ते हैं चीनी को कंट्रोल करने के लिए, तो इफेक्ट आपको किडनी और लीवर पर करता है, किडनी और लीवर पर प्रभाव करता है, और वो तो मजबूरी है। लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग मानते नहीं, भोजन अनिश्चित रूप से बिना सोचे जो मिले सो खाते जाते हैं, पानी कम पीते हैं, रहन सहन, रहने का स्टाइल मेरा हम लोग का अस्त व्यस्त आजकल, चूंकि भागा भाग जिंदगी है, इस कारण से ये खराब होते जा रहा है और हम लोग मान में नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा सिम्टम दिखाए, एक किडनी गड़बड़ हुआ, ये शुरू किए, तो ये शुरू किए, तो डॉक्टर साहब के पास जाइए। डॉक्टर साहब जाएंगे तो कह देंगे भैया 1 ठो तो गियो, लेकिन चिंता की बात नहीं, अभी सुधर जाइए, दूसरा चालू हो चुका है। देखिए ऑटोमेटिक एक खराब हो गया, दूसरा चालू हो गया। कई व्यक्ति तो एक किडनी खराब हो जाने के बावजूद भी अगर उन्हें चीनी नहीं है तो एक किडनी पर 25 साल 30 साल तक आराम से जिंदगी कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो उनका जीना लाइफ स्टाइल सटीक ढंग से हो जाए तो। एक बात है, जानते हैं, कहना आसान है, चिपकाना बातों को आसान है, अपने पे आती है ना बड़ा टफ होता है। तो ये थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया किडनी में। और किडनी जब खराब हो जाता है तब डायलिसिस मशीन पर डाला जाता है और बहुत लंबा खर्चा होता है, चूंकि किडनी का काम करना है। चाय छकने में जो होता है चाय छकना, वही काम इसका काम है। 2 होते हैं, एक रेस्ट में रहते हैं और उसमें भी 70% एक्टिव रहते हैं और 30% नॉन एक्टिव रहते हैं, वो धीरे धीरे। तो ये वीडियो वर्ग 7 का विज्ञान से पूर्ण हो गया चैप्टर। अब देखते हैं वीडियो संख्या 24 में जो आगे आएगा उसमें किशोर जाते हैं, या तो वर्ग 8 का लगातार जारी रखें, या 8 का विज्ञान, या गणित, या ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की बात। तो देखते हैं, उसको तय करते हैं। तो आगे वीडियो संख्या 24 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।